सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2.2 व्हाट इज अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। तो पहली चीज सोल्यूशन के बारे में आपको यही याद रखनी है कि ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। तो सोल्यूशन के एग्जाम्पल हम बात कर लें, जैसे लेमनेड हो गया, नींबू पानी जो होता है, सोडा वाटर हो गया, ये सारे क्या है, सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। अच्छा, आमतौर से हम सोल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। जब सोल्यूशन का नाम आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि कोई लिक्विड होगा, उसके अंदर किसी सॉलिड को डाला गया होगा। जैसे हमने पानी ले लिया, उसके अंदर शुगर या फिर सॉल्ट डाल के उसको डिजॉल्व कर दिया तो सोल्यूशन बन गया। या फिर लिक्विड के अंदर किसी दूसरे लिक्विड को डाला गया होगा, या फिर लिक्विड के अंदर कोई गैस डाली गई होगी। जैसा कि जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। यानी जब सोल्यूशन वर्ड हमारे सामने आता है तो ये माइंड में क्लिक होता है कि लिक्विड के अंदर किसी चीज को डाल के मिक्स करके तो उससे सोल्यूशन बनता है, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस। सोल्यूशंस आपके सिर्फ लिक्विड के साथ ही नहीं बनाए जाते, बल्कि सॉलिड सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी वहां पर 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड्स को मिलाया जाता है, उनकी मिक्सिंग की जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड सोल्यूशंस कहलाते हैं। इनका अलग से नाम है जिसको हम अलॉयज कहते हैं। इसी तरह से आपके गैसियस सोल्यूशंस भी होते हैं, यानी कई तरीके की गैस मिलकर एक सोल्यूशन बनाती हैं। जैसे हमारी एयर हो गया, एयर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैसेस जो होती हैं वो मिक्स होकर एक सोल्यूशन बनाती हैं। अब क्या किसी भी तरीके का मिक्सचर सोल्यूशन कहलाएगा? तो हमने पिछली एक्टिविटी में ये देखा था कि सोल्यूशन के केस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यानी सोल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। इन सोल्यूशन देयर इज होमोजिनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो सोल्यूशन के अंदर आपको होमोजिनिटी देखने को मिलेगी पार्टिकल लेवल में, यानी सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये होमोजीनियस, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, होमोजिनिटी क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्योंकि आगे टॉपिक्स में जनरली हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज आपको सिंपल याद होनी चाहिए, समझाने वाली चीज ज्यादा नहीं है। तो जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमने एक मिक्सचर बनाया कॉपर सल्फेट और वाटर का। तो एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं, यानी वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका वाटर है और कॉपर सल्फेट है। अब हम मान लेते हैं ये जो सोल्यूशन हमने बनाया, इसके अंदर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं आपके 1000। वैसे बिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे, लेकिन जस्ट हम चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं कि ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है कॉपर सल्फेट और वाटर का, इसके अंदर वाटर की जो पार्टिकल हैं वो 1000 है। अब देखो यहाँ पर मैं पार्टिकल वर्ड का ही यूज़ करूंगा। पार्टिकल मैंने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अक्सर लोग पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल या एटम्स का यूज़ करते रहते हैं। तो पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम सिंपल पार्टिकल वर्ड का यूज़ करेंगे। यानी जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े, इनको हम पार्टिकल्स कह रहे हैं। अब वो छोटे टुकड़े आपके एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं कि आयंस है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वाटर का आपके मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल वर्ड ना यूज़ करके मैं सिंपल पार्टिकल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वाटर के 1000 पार्टिकल्स हैं और जो सोल्यूशन हमने बनाया उसके अंदर कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके 100 हैं। अब आप मेरे को बताओ कि वाटर और कॉपर सल्फेट का रेशियो क्या होगा, 10:1 होगा कि नहीं। यानी वाटर के अगर 10 पार्टिकल हैं तो उसके मुकाबले में कॉपर सल्फेट का सिर्फ एक ही पार्टिकल है। वाटर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल का 10 टाइम्स है कि नहीं। अब इस सोल्यूशन के अंदर से अगर थोड़ा सा आप क्वांटिटी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, ये ऊपर से निकाल लो, नीचे से निकाल लो, इस कोने से निकाल लो, इधर से निकाल लो, कहीं से भी आप निकाल लो, जितनी भी क्वांटिटी आपको मिलेगी उसके अंदर नंबर ऑफ वाटर और कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स आप काउंट करोगे ना, तो आपको यही रेशियो मिलेगा। लेट सपोज हमने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल ली और हमने देखा कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं 20, तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल कितने होंगे, 2 होंगे, भाई 10 टाइम्स हैं इसके। तो ये रेशियो मेंटेन रहेगा। अब यहाँ भी अगर आप रेशियो निकालो तो आपको क्या आएगा, 10:1 का रेशियो आएगा कि नहीं। तो जिन सब्सटेंसेस को मिलाकर हमने ये सोल्यूशन बनाया है उनके पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्म रहेगा। पूरे सोल्यूशन के रेशियो की बात कर लो, थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल लो तो भी वही रेशियो मिलेगा। ऐसा कब हो सकता है,
ऐसा तभी हो सकता है जब कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए हों, कहीं पर कम ज्यादा पार्टिकल ना हो, बराबर से सब जगह जितने भी पार्टिकल थे वो फैल गए। इसीलिए जब थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो वो रेशियो हमारा मेंटेन है। तो इस तरीके से अगर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। अब कॉम्पोजिशन क्या है? जैसे यही हमने जो सोल्यूशन बनाया था उसमें जो रेशियो हमने निकाला कि 10 वाटर के पार्टिकल है तो एक पार्टिकल आपका कॉपर सल्फेट का होगा, यही आपका कॉम्पोजिशन है। तो ये कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं से भी आप थोड़ा सोल्यूशन निकाल लो यही आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा, यानी यही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे वो बराबर से पूरे जो है वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके लिए एक हम वर्ड यूज करते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट, यानी जब कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ बराबर से मिक्स हो जाता है, कहीं पर कम ज्यादा नहीं होता, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो अगर पार्टिकल का ये बिहेवियर होगा कि वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर होमोजिनिटी है एट पार्टिकल लेवल। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर होमोजिनिटी है पार्टिकल लेवल पे, यानी कहीं पर पार्टिकल कम ज़्यादा नहीं है। तो सोल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि होमोजीनियस मिक्सचर की होती है वो हमको देखने को मिलेगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर हो गए होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर और क्लैरिटी आपको मिली होगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूट, होमोजिनिटी एट पार्टिकल लेवल क्या है, ठीक है। वैसे इन चीज़ों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, यही रीज़न है कि जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो बेसिक आपके काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वहाँ जब एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आपका बिल्कुल बेस क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट को भी मैं टाइम दे के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि सोल्यूशन में क्या होता है, होमोजिनिटी होती है एट पार्टिकल लेवल। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो लेमोनेड होता है ना, टेस्ट द सेम थ्रू आउट। होमोजिनिटी है यानी जो पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं है। इसीलिए लेमोनेड को आप टेस्ट करोगे ना तो हर जगह यूनिफॉर्म टेस्ट होगा, यानी पहला सिप लो, पहला घूंट पियो और लास्ट सिप लो, वही टेस्ट आपको मिलेगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो बराबर से सोल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एलॉय की बात कर लेते हैं। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो 2 या 2 ज़्यादा मेटल को मिलाकर या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर एक जो मिक्सचर बनता है उसको हम एलॉय कहते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये ऐसा होता है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो जनरली ये होता है कि जो मिक्सचर है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाता है, लेकिन एलॉय के केस में ऐसा नहीं कि फिजिकल मेथड लगाओगे तो सेपरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको मिक्सचर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको NaCl वाले एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया था कि सोडियम और क्लोरीन के पार्टिकल जब आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड अब सोडियम और क्लोरीन से उसका लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल अलग चीज़ है, हालांकि उनसे मिलके बना है लेकिन वो बिल्कुल नई चीज़ बनी है। एलॉय के केस में ऐसा नहीं होता। जिन 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपने मिलाकर एलॉय बना है उनकी प्रॉपर्टीज इस एलॉय के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए हम मिक्सचर कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो एलॉय के एक एग्जाम्पल में आप याद रखना ब्रास का। ब्रास क्या है? एक तरह का एलॉय है, इसके अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो जो ब्रास है उसके अंदर जिंक की भी प्रॉपर्टी होती है और कॉपर की भी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक और कॉपर की जो पार्टिकल हैं वो आपस में जुड़े नहीं, सिंपल एक दूसरे के करीब हैं, आपस में मिक्स हो गए लेकिन कनेक्ट नहीं हुए, जुड़ के कुछ और नहीं बनाया उन्होंने, इसीलिए इसको मिक्सचर कह रहे हैं। अब सोल्यूशन में एक तो होता है आपका सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। यानी आपसे पूछा जाए सोल्यूशन के क्या कंपोनेंट्स हैं तो एक आपका सॉल्वेंट होगा, दूसरा सॉल्यूट होगा। द कंपोनेंट यानी जो पार्ट है, जो हिस्सा है सोल्यूशन का, दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या है? तो सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व होती है ना, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो चीज किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है
तो वो चीज़ सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे वाटर हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर कोई चीज़ आ रही है ना, शुगर या सॉल्ट जो है। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जो सॉल्वेंट है ना, वो आम तौर से, हमेशा ऐसा नहीं होता, आम तौर से लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाना है तो पानी आपका ज्यादा होगा, शुगर की क्वांटिटी थोड़ी होगी। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है? सोल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो पार्ट, वो हिस्सा जो कि सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व होता है। जैसे शुगर है, शुगर जाके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगी, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जाके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जाके किसी के अंदर जो डिसॉल्व हो रहा है तो ये जाने वाला सॉल्यूट कहलाएगा। एक और पहचान ये है, आमतौर से ये लेसर क्वांटिटी में होते हैं, इनकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। देखो सॉल्यूशन कई टाइप के होते हैं, किस चीज के अंदर किस चीज को मिला रहे हो, सॉलिड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, उस हिसाब से इसका नाम पड़ता है। अब शुगर क्योंकि सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है, शुगर को वाटर में मिला रहे हैं यानी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के अंदर शुगर क्या है? आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। सेकंड एग्जांपल देख लो, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपसे कह दिया जाए टिंचर ऑफ आयोडीन, इसका मतलब क्या है? एक तरह का सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में क्या क्या है? एक तो आपका आयोडीन है, दूसरा अल्कोहल है। किसको किस में मिलाते हैं? हैज आयोडीन सॉलिड एज सॉल्यूट एंड अल्कोहल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एज सॉल्वेंट। तो आयोडीन को अल्कोहल के अंदर मिलाते हैं, इसको सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल हमारा एयरेटेड ड्रिंक्स, जैसा कि सोडा वाटर हो गया। एयरेटेड ड्रिंक्स के अंदर आपके जैसे सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है ना, थम्स अप, ड्यू, कोला, इन सबको एयरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। इनके अंदर एयर को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये क्या है? आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस। लिक्विड होता है, उसके अंदर गैस को हम डिसॉल्व कर देते हैं, ऐसा सोल्यूशन होता है। इनके अंदर होता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस होती है जो कि सॉल्यूट होती है, और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ये क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो ये एग्जाम्पल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या एग्जाम्पल है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कैसा सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है कि गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। तो समझाने वाली चीज में ज्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलूंगा। फोर्थ वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर में क्या होता है? कई तरह की गैसेस होती हैं, वो आपस से मिक्स होती हैं, तो गैस के अंदर गैस मिक्स हो रही है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन जो कि 21% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है, और जो दूसरी जो गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं बहुत थोड़ी क्वांटिटीज के अंदर। तो एयर को हम होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। आपको बता दिया गया है कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। अब अगर आप कहीं से थोड़ी सी एयर भर के ले आओ किसी डिब्बे के अंदर, पॉलिथीन के अंदर, उस एयर के अंदर भी आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो देखोगे ना, तो वो 21% और 78% ही निकल कर आएगा। इसका मतलब उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर मेरे आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर भी यही रेशियो है, आपके जहाँ बैठे होगे वहां पर भी ऑलमोस्ट यही रेशियो रहता है। अगर कॉम्पोजिशन अलग अलग होता तो हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहते। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन। तो पहली चीज ये कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायामीटर, यानी सोल्यूशन के पार्टिकल्स का जो डायामीटर है ना वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इतना छोटे होने की वजह से इनको हम नेकेड आई से, डायरेक्ट आई से देख नहीं सकते, यानी अनएडेड आई से हम देख नहीं सकते। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of the light is not visible in a solution. तो एक्टिविटी 2.2 के अंदर हमने ए और बी वाले में देखा था, जहां सोल्यूशन हमने बनाया था, तो आपको मैंने दिखाया था ना कि देखो बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं लेकिन लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं कर रही है। अब लाइट कैसे कब स्कैटर करती है? एक सिंपल सी चीज याद रखना, बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे। अगर पार्टिकल छोटा होता है तो स्कैटरिंग कम होती है, यानी जो लाइट की वेव आ रही है ना उसके टकराने की उससे चांस कम होती है। इधर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, अब लाइट की वेव ऐसे आ रही है तो हो सकता है इसको मिस कर जाए, इससे टकराए ही ना। तो पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो स्कैटरिंग की चांस कम होती है। वहीं अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो, जैसे ये इतना बड़ा हो, अब वही लाइट उसी वेवलेंथ की आएगी तो ये देखो टकरा जाएगी। जब टकराएगी तो इधर इधर सब जगह ये स्कैटर कर जाएगी। जब लाइट कोलाइड करती है किसी भी पार्टिकल के साथ तो कई चीजें हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिट कर जाए, नहीं टकराने के बाद पार करके निकल जाए, या फिर स्कैटर कर जाए। तो पार्टिकल का साइज अगर छोटा होता है तो स्कैटरिंग
की चांस बहुत कम होती है, बहुत कम स्कैटरिंग होती है। वहीं अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। स्कैटर होने से होता क्या है, अब लाइट की बीम आ रही है, टकराई पार्टिकल से टकरा कर सब तरफ ये फैलेगी, तो कुछ लाइट रेस हमारी आंखों में भी जाएंगी। जब वो लाइट रे हमारी आंखों में जाएंगी तो जिस पार्टिकल से टकरा के आ रही है हमको लगेगा वहां से लाइट निकल रही है। इस तरीके से रास्ते में बहुत ढेर सारे पार्टिकल हैं, सबके साथ ऐसे ही होगा, तो वो पार्टिकल्स हमको चमकते हुए दिखेंगे और वो पार्टिकल इतने ढेर सारे हैं कि देखने से लगेगा पूरा एक रास्ता बन रहा है, लाइट का एक पूरी बीम बन रही है। ठीक है, तो ये होता है स्कैटरिंग में, कि स्कैटरिंग होने की वजह से लाइट का जो पाथ है वो क्यों दिखाई पड़ता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये भी बता दिया कि पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है। तो यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर ले तो पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो बीम ऑफ लाइट है उसको ये स्कैटर नहीं करते। स्कैटरिंग नहीं है तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो समझ लिया अगर आपने चीजें ना तो प्रॉपर्टीज अपने आप बता लोगे। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, इसीलिए नेकेड आई से नहीं देख सकते, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। छोटे होने की वजह से स्कैटरिंग कम होगी तो लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, दूसरी चीज ये हो गई। या पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं, छोटे छोटे होल हैं, उनसे भी पार करके निकल जाएगा, वो उसको रोक नहीं पाएंगे। इसका मतलब फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर लगा के फिल्ट्रेशन करोगे तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो उससे पार निकल जाएंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। होता यह है कि अगर सॉल्यूशन को ऐसे छोड़ दो सॉल्यूशन बना के, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना वो नीचे नहीं बैठते। ये चीज एक्टिविटी में हमने देखा था कि हमने थोड़ी देर उसको छोड़ दिया, वो वैसा ही था, पार्टिकल नीचे नहीं बैठे। तो अगर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं नीचे तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल है। तो सोल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, सोल्यूशन स्टेबल होता है। 2.2.1 कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। एक्टिविटी 2.2 के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में ऑब्टेन हुआ था डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशंस। ए वाले में हमने कॉपर सल्फेट थोड़ा सा डाला था, फ्यू क्रिस्टल्स ही डाले थे। बी वाले में कॉपर सल्फेट की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, इसी वजह से जो शेड था सोल्यूशन का वो डिफरेंट था। ए वाले का कलर हल्का था और बी वाले का उसके कंपैरिजन में डार्क कलर था। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सोल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। तो इससे हमको ये बात समझ में आई कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो रिलेटिव सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रपोर्शन है, यानी ये दोनों आपस में किस रेशियो के अंदर हैं, इसको हम वेरी करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना सॉल्वेंट लिए हो तो इतना ही सॉल्यूट लेना पड़ेगा। उसी सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 2.2 वाली एक्टिविटी में ए में हमने थोड़ा सा सॉल्यूट डाला था और बी वाले में ज़्यादा सॉल्यूट डाला था उतने ही सॉल्वेंट के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है इसकी बेसिस पे हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कह सकते हैं कि भैया ये सोल्यूशन डाइल्यूट है, ये सोल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड है, ये सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड है। तो ये तीनों जो नाम दिए जाते हैं वो सॉल्यूट के अमाउंट के हिसाब से दिए जाते हैं, किसमें कितना सॉल्यूट का अमाउंट है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं, यानी ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना सॉल्वेंट आपने लिया है तो उसमें इतना सॉल्यूट डालोगे तो हम उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे, या इतना सॉल्यूट डालोगे तो हम उसको कंसंट्रेटेड कहेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि किसी स्टूडेंट के आए 90% मार्क्स। अब मैं आपसे पूछूं बताओ वो 90% मार्क्स कम है कि ज़्यादा है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना, क्योंकि जो मार्क्स है वो कंपेरेटिव होता है। भाई 90% मार्क्स 85% के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, लेकिन 95 के कंपैरिजन में कम है ना, तो वही उतना मार्क्स है। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसी हिसाब से हम कम या ज़्यादा उसको कह सकते हैं। इसी तरीके से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी कंपैरेटिव टर्म है। मान लो दो सोल्यूशन है हमारे पास ए और बी, इसके अंदर सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो सेम है, इक्वल है। ए वाले में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है और बी वाले में कम है। चलो एग्जाम्पल से ही बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में है, अब सॉल्यूट की क्वांटिटी मैं बताता हूँ कि एक सोल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो है 15 ग्राम और बी वाले में है 7 ग्राम्स। तो जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे और जिसमें कम होगी वो डाइल्यूट होगा। यानी ए और बी को हम कंपेयर करें, इसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो इक्वल है, तो क्योंकि ए के पास सॉल्यूट ज़्यादा है तो ए को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। वहीं बी को अगर हम ए से कंपेयर करें तो बी के पास उतने ही सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट के अमाउंट कम है, तो सॉल्यूट का अमाउंट कम है इसीलिए बी को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। ये सिर्फ कंपेरेटिव टर्म है, जब हम कंपेयर करेंगे तब ये एक दूसरे को नाम दे सकते हैं। अब इसको एक और तरीके से आप समझो, कोई सोल्यूशन है
उसके अंदर हम सल्यूट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन था, उसमें था सल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट था 100 ग्राम। ठीक है, अभी ये कहानी थी। हमने क्या किया, इसमें सल्यूट और ऐड कर दिया, तो अब सल्यूट की क्वांटिटी हो गई, लेट्स सपोज 5 ग्राम और ऐड किया तो 15 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट अभी भी उतना ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया या कंसंट्रेटेड किया। सल्यूट का अमाउंट इंक्रीज हुआ है ना, यानी कंसंट्रेटेड हुआ है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन को कंसंट्रेट किया है। अब दूसरा केस देख लो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सल्यूट का अमाउंट वही रखते हैं, 10 ग्राम ही रखते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, 200 ग्राम्स कर दिया। तो सल्यूट तो उतना ही है, लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा कर दिया ना। तो अब सोल्यूशन कैसा हो गया, सोल्यूशन को हमने कंसंट्रेट किया कि डाइल्यूट किया। अब इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो आपका ये 5 ग्राम आ जाएगा, ये 100 ग्राम आ जाएगा। तो उतने ही सॉल्वेंट के लिए सल्यूट का अमाउंट कम हो गया कि नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट को हमने इंक्रीज कर दिया तो कंपेरेटिवली सल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई। तो सल्यूट कम हो गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है डाइल्यूट, यानी सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया। जब कभी ये ना समझ में आए कि सॉल्यूशन को कंसंट्रेट किया जा रहा है कि डाइल्यूट किया जा रहा है, तो शुगर और वाटर का एग्जाम्पल याद रख लेना कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड की। अब और शुगर ऐड करोगे तो वो और मीठा हो जाएगा कि नहीं, तो ज़्यादा मीठा हो गया, इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड हो गया। अब उसी सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर ऐड कर दोगे तो और फीका हो जाएगा, यानी वो डाइल्यूट हो गया। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये पॉइंट आप समझ गए कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। कंपैरिजन में हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है ये अभी हम देखने ही वाले हैं। एक्टिविटी 2.2 के अंदर जो सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ था ग्रुप ए को, वो क्या था, डाइल्यूट था। लेकिन सिंपल हम डाइल्यूट नहीं कह सकते, कंपेयर करना पड़ेगा ना, एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन बाय द ग्रुप बी, क्योंकि ग्रुप बी ने कॉपर सल्फेट को ज़्यादा डाला था, ए ने कम डाला था। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ए को डाइल्यूट सोल्यूशन मिला एज कंपेयर टू बी। सिंपल हम ये नहीं कह सकते ग्रुप ए का सोल्यूशन डाइल्यूट था। एक्टिविटी 2.3, लगभग आपको 50 ml वाटर ले लेना है 2 अलग अलग बीकर्स के अंदर। अब एक बीकर में आपको सॉल्ट ऐड कर देनी है और दूसरे में शुगर ऐड कर सकते हो या बेरियम क्लोराइड, ठीक है, विद कॉन्टिन्यूअस स्टीरिंग, यानी ऐड करते जा रहे हो और स्टीरिंग करते जा रहे हो, मिक्स करते चले जा रहे हो। तो होगा क्या, वाटर के अंदर आप सॉल्ट ऐड करोगे तो वो सॉल्ट मिक्स करने पे डिज़ोल्व हो जाएगी। इसी तरह से अगर शुगर या बेरियम क्लोराइड जो भी आपने लिया हो उसको मिक्स करोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन क्या हम ये ऐड करते चले जाएंगे और डिज़ोल्व होता चला जाएगा? डिज़ोल्व होने की भी एक लिमिट है ना। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, उन्हीं स्पेसेस के अंदर ये जो सल्यूट के पार्टिकल है वो चले जाते हैं। जैसे हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो हुआ क्या, वाटर के बीच में जो स्पेसेस थी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उसी में सॉल्ट के पार्टिकल टूट के छोटे छोटे टुकड़े होके चले गए। लेकिन वो जो स्पेस है, जगह है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो लिमिटेड है ना। डालते जाओगे एक टाइम आएगा भर जाएगी। एक बार वो स्पेस फुल हो गई तो अब फर्दर आप सॉल्ट या शुगर ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि अब जगह खत्म हो गई ना, कहाँ फिट करें। तो यही होगा, आप ऐड करते जाओगे डिज़ोल्व होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि फर्दर जब ऐड करोगे सॉल्ट या शुगर तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो उसी तरीके से उस सोल्यूशन के अंदर रहेगा, सेपरेट अलग दिखाई पड़ेगा आपको। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अमाउंट 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब ऐसा हो जाए कि हाँ भैया आप फर्दर शुगर या सॉल्ट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो एक काम करो, बीकर को हीट कर दो, लगभग 5 डिग्री रेज कर दो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री इंक्रीज हो जाए। स्टार्ट एडिंग द सल्यूट अगेन, फिर से सल्यूट ऐड करने लगो, सॉल्ट या शुगर जो भी आपने ली थी उसको ऐड करने लगो। तो आप देखोगे कि हीट करने से पहले जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, अब हमने हीट कर दिया तो कुछ और सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व हो गई। अब यहाँ पर क्या कहानी हुई इसको थोड़ा समझते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर द सेम। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना सॉल्ट या कितना शुगर या बेरियम क्लोराइड जो भी आपने लिया था वो डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में किसी गिवन टेम्परेचर पे। तो क्या ये अमाउंट सेम होता है? यानी कहने का मतलब ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और वाटर का अमाउंट है 50 ml। तो अब ये बताओ इस टेम्परेचर पे इतने वाटर में क्या जितनी सॉल्ट डिज़ोल्व हो रही है उतना ही शुगर भी डिज़ोल्व हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। सॉल्ट की बात कर लें तो अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और वाटर हमने 50 ml लिया है, तो इस वाटर के अंदर सिर्फ 18 ग्राम्स
सॉल्ट ही डिजोल्व हो पाएगी। यानी 18 ग्राम सॉल्ट आप ऐड करके डिजोल्व कर लोगे, फिर और सॉल्ट डालोगे तो डिजोल्व नहीं होगी इस टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, वो भी हम देखेंगे। वहीं अगर शुगर की बात कर ले तो ये लगभग 100 ग्राम्स डिजोल्व हो सकता है। यानी वही टेम्परेचर लिया, उतना ही पानी लिया, सॉल्ट 18 ग्राम डिजोल्व होने के बाद फर्दर डिजोल्व नहीं हो रही है, लेकिन शुगर 100 ग्राम तक डिजोल्व हो जा रही है। क्या बात समझ में आई कि जो अमाउंट है सॉल्ट या शुगर का जो किसी वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है किसी गिवन टेम्परेचर पे, ये सेम नहीं होता। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब जितना सॉल्यूट डिजोल्व होना था वो डिजोल्व हो गया, जितना कैपेसिटी थी डिजोल्व होने की जब हो गई, तो वो जो सॉल्यूशन बना उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यही जो एग्जांपल हमने लिया था उसकी हम बात कर लें कि 50 ml हमने लिया था वाटर, तो इसमें जब हम 18 ग्राम सॉल्ट डाल देंगे और टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये जो सोल्यूशन बना 50 ml वाटर और 18 ग्राम सॉल्ट का, इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। क्योंकि इसके बाद अगर फर्दर सॉल्ट ऐड करोगे तो वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जितना सॉल्यूट की डिजोल्व हो सकती है जब हो जाएगी, तो फिर उस समय जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called a saturated solution। तो दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व ना किया जा सके किसी सोल्यूशन के अंदर किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो फिर उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे खाना खाते खाते आपका पेट भर गया तो हम कहेंगे आप सैचुरेटेड हो गए, अब इससे ज़्यादा आप खाना नहीं खा सकते, पेट आपका भर गया। The amount of the solute present in a saturated solution at this temperature is called its solubility। तो solubility क्या है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। किसी भी टेम्परेचर पे कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, यही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे 18 ग्राम पर 50 ml ये सॉल्युबिलिटी है किसकी? सॉल्ट की इन वाटर। 100 ग्राम पर 50 ml वाटर ये सॉल्युबिलिटी है किसकी? शुगर की इन वाटर। यानी सिंपल सा समझो, कितना अमाउंट सॉल्यूट का सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है किसी गिवन टेम्परेचर पे, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेशन लेवल से कम है, यानी जितना होकर सोल्यूशन सैचुरेट हो जाए उससे कम है, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे अगर 50 ml वाटर के अंदर हमने लेट सपोज 15 ग्राम सॉल्ट डाली, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि 3 ग्राम और ऐड कर सकते हो आप। वॉट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। क्या हो जब किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप लो और उसके टेम्परेचर को कूल करो, टेम्परेचर को कम करो धीरे धीरे, तो होता ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो अमाउंट है सॉल्यूट का किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी और ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो। अब अगर हम कूल करेंगे तो अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? जैसे मान लो कोई सोल्यूशन हमने बनाया था, उसके अंदर 100 ml हमने सॉल्वेंट लिया था और 20 ग्राम हमने सॉल्यूट लिया था, ये हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन था। और लेट सपोज टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। तो पहले सॉल्युबिलिटी क्या थी? 100 ml में 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड हो सकता है। टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी 20 डिग्री पे लेट सपोज ये 15 ग्राम ही डिजोल्व कर सकता है, यानी 15 ग्राम ऐड करोगे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हमने 20 ग्राम पहले ही ऐड कर दिया था और टेम्परेचर 30 डिग्री था, तो उस समय वो सैचुरेटेड था। अब जब कूल करोगे तो जो एक्स्ट्रा 5 ग्राम है ये सेपरेट हो जाएगा सोल्यूशन से, यानी अनडिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि 30 डिग्री पे तो 20 ग्राम तक डिजोल्व हो सकता था, वो आपने कर लिया, लेकिन 20 डिग्री पे 15 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता है, तो एक्स्ट्रा जो 5 ग्राम है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसको ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो, 100 लोगों के बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है, 100 लोग बैठे हुए हैं, कुछ टाइम के बाद 10 कुर्सी वहाँ से ले जानी पड़ेगी, तो होगा क्या? जो 10 लोग को उठाना पड़ेगा ना कि भैया यहाँ पर अब 90 ही सीट रहेगी, तो बैठे हुए हो तो अब उठ जाओ, क्योंकि 10 कुर्सी हमको चाहिए, दूसरी जगह ले जाना है। तो भले ही हमने डिजोल्व कर लिया था 20 ग्राम, लेकिन टेम्परेचर हम कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, फिर जो एक्स्ट्रा वाले होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो अनडिजोल्व हो जाएंगे। तो इसके आंसर में आप लिखोगे कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो होगा ये, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? अब कम सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, लेकिन आपने ज़्यादा पहले ही डिजोल्व कर लिया था,
अब इसको कम कैसे करें, तो जो एक्स्ट्रा वाला है वो सोल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग क्रिस्टल्स एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो 50 ml वाटर आपने लिया था, 18 ग्राम आपने सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व कर दी थी। टेम्परेचर कम करोगे तो डिसॉल्व सॉल्ट आपकी अलग होती जाएगी और नीचे बैठती चली जाएगी। तो ये बात आप समझ गए होगे कि किसी गिवन टेम्परेचर के अंदर जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व किया जा सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे हमने देखा था कि वाटर के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग है, शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग है, दोनों का अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकता है वो अमाउंट अलग है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इन जनरल अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ऐसा हमेशा होता नहीं, लेकिन जनरली हम बता रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि जब टेम्परेचर कम है तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं ऐसे ऐसे हैं, मान लो, या आप पढ़ चुके हो कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपस में इनके लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ओवरकम कर लेंगे और इसके पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो इस तरह से ये और दूर दूर हो गए तो पहले जो इनके बीच में ये स्पेसेस थी, अब ये स्पेस इंक्रीज हो गई कि नहीं, इसका मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. कोई गिवन सॉल्वेंट हो, टेम्परेचर सेम हो, तो उसमें अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट, यानी मास या वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हो, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। ये भी आपका मास या वॉल्यूम हो सकता है ऑफ अ सोल्यूशन। यानी आपसे पूछा जाए कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहला आपका आ जाता है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। ये क्या होता है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट को न्यूमरेटर में रखेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन को डिनोमिनेटर में, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड वाला है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मास लेना है और वॉल्यूम लेना है। मास आपका सॉल्यूट का लेना है, सॉल्यूट आपका न्यूमरेटर में आएगा और सोल्यूशन आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो मास बाई वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले है सिंपल याद करने के लिए। थर्ड वाला वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, इसमें दोनों ही वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम हम लेंगे और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2.1 है, अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास, क्योंकि दोनों मास ही आपको दिया है ना, परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्ट है तो सॉल्ट का मास क्या है 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है 320 ग्राम। हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट याद रखना। अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं ना इसमें कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट कर देते हैं, 40 अपॉन 320 कर दिया, आंसर गलत आएगा। सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन है और सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिला के सोल्यूशन बनता है। तो ये गलती आप ना करना कि सॉल्यूट आपको दिया है, सॉल्वेंट दिया होगा, आपको पहले सोल्यूशन की वैल्यू निकालनी होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को ऐड करके। तो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 360 ग्राम। अब मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, 40 अपॉन 360, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया 11.1%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये सारी बात सोल्यूशन की हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।